हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त पुष्पक गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एंड दिस विल गोइंग टू बी पार्ट 3 ऑफ अपने एनबीएफसी जो हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट में एनबीएफसी के लेक्चर डाल चुका हूं, जिसमें ऑलमोस्ट हमने मोर देन 50% ऑफ एनबीएफसी का चैप्टर खत्म कर चुका है मैंने आपके साथ। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली बार बार पूछा जाता है, डेट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स, या इन्वेस्ट अगर आप एक एनबीएफसी हो तो आप पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की जो भी रेगुलेशंस लगती हैं एज पर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 जो आरबीआई की है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर आती है, किस तरीके से कितनी लिमिट के अंदर आप डिपॉजिट्स दोगे, और बीइंग एन ऑडिटर आप कैसे उसको चेक करोगे कि क्या वो विद इन द लिमिट्स है या नहीं है। इस बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नोट से आपके लिए मैंने बिल्कुल आसान बना रखा है, बस आपको नोट से पढ़ना है और आप एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा वो वाला टॉपिक भी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको यही वाली डायरेक्शन वाला टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। तो डायरेक्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि एक एनबीएफसी जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, तो कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। अब कितने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सीलिंग ऑफ क्वांटम लिंक्ड विद क्रेडिट रेटिंग। क्या लिमिट रहेगी उसके डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, उसकी जो लिमिट होगी वो कैसे लिंक्ड होगी? वो लिंक्ड होती है क्रेडिट रेटिंग से। और क्रेडिट रेटिंग किसने दे रखी हो? क्रेडिट रेटिंग दे रखी हो बाय क्रेडिट एजेंसी। वो भी कौन सी वाली? अप्रूव्ड वाली। क्रेडिट रेटिंग गिवन बाय द अप्रूव्ड क्रेडिट एजेंसी से लिंक्ड हुई हुई जो सीलिंग ऑफ क्वांटम है ना, उसी में उसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। अच्छा ठीक है, तो जब आप ऑडिट कर रहे हो ना, व्हेन यू आर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, तो आप ऑब्टेन करोगे कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग। आप इस क्रेडिट रेटिंग की क्या करोगे? कॉपी ऑब्टेन करोगे और इंश्योर करोगे कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ना एनबीएफसी, वो विद इन द लिमिट, विद इन दैट लिमिट जो क्रेडिट रेटिंग बता रही है, जिसकी आपने कॉपी रिसीव करी है, उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप इंश्योर करोगे कि इफ अगर क्रेडिट रेटिंग के अंदर, जो क्रेडिट रेटिंग है ना, अगर इसके अंदर या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो इसका प्रॉपर इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिवाइज डिपॉजिट्स भी हमें रेगुलाइज करने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने डिपॉजिट्स को भी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है, अगर ये इंक्रीज हो जाती है ना, तो ऑब्वियसली हमारी सीलिंग जो लिमिट है, हमारी सीलिंग लिमिट है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये जो सीलिंग है ये डायरेक्टली लिंक है आपकी क्रेडिट रेटिंग से, इससे लिंक है तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट आप ज्यादा कर सकते हो। सेम इन दैट केस, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई? डाउनग्रेड हो गई। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई? कम हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी क्रेडिट कम हो रही है तो आपको अपने डिपॉजिट्स को भी कम करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब इतना ज्यादा हम डिक्रीज वाले पे स्ट्रेस दे रहे हैं, उसका रीजन है। क्या होता है कि अगर एक एनबीएफसी है, अगर क्रेडिट रेटिंग बढ़ रही है तो वो एकदम से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी ज्यादा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि डाउनग्रेड के केस में ना, वो जल्दी से डिपॉजिट्स को अपने डिक्रीज नहीं करते। तो यार, अपना बिजनेस तो कोई कम करने की सोचेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर एक एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो रही है, डाउनग्रेडिंग हो रहा है क्रेडिट रेटिंग में, मोर देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने रेगुलराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेगुलराइज करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स को। अपने डिपॉजिट्स को क्या करना पड़ेगा? रेगुलराइज करना पड़ेगा अपने डिपॉजिट्स को। अब वो कैसे कर सकते हैं डिपॉजिट्स रेगुलराइज? वो कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक तो स्टॉप एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स, नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करें, न्यू डिपॉजिट्स। एंड स्टॉप रिन्यूइंग एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। ना तो नए डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, ना एग्जिस्टेड वाले को रिन्यू करेंगे। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स होंगे ना, रन ऑफ करेंगे टुवर्ड्स द मैच्योरिटी। उनको जल्दी से मैच्योर करके पे ऑफ करके और खत्म करेंगे।
और साथ ही साथ ये जो उसने काम करा ना, ये जो स्टेप्स लिए हैं, ये जो स्टेप्स लिए हैं, इसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, रिपोर्ट करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज टू रीजनल ऑफिस, विद इन 15 डेज टू द रीजनल ऑफिस आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ये मेन था डिपॉजिट में। साथ ही साथ आप क्या चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रॉपर हो रखी है नहीं हो रखी है, ब्रोकेज की कैलकुलेशन प्रॉपर हो रखी नहीं हो रखी, प्रॉपरली पे हो रखे एज पर द आरबीआई रेगुलेशन। साथ ही साथ जो भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो वो प्रॉपर फॉर्म आपने दे रखा हो अपने डिपॉजिटर्स को कि फॉर्म फिल करो, प्रॉपर डिटेल्स भरो, तभी हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, रिन्यू करेंगे आपके डिपॉजिट्स को। ठीक है। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर्स। कहां से चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट रजिस्टर मांग सकते हैं हम एंटिटी से कि अपना डिपॉजिट रजिस्टर हमें दे दो, और हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं है। क्या प्रॉपर कंप्लायंस कैसे चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली रिटर्न एक कंपनी ने, एक एनबीएफसी ने आरबीआई को कर रखी है नहीं कर रखी है, एनुअल रिटर्न जो कर रखी है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई एनबीएफसी अपने डिफॉल्ट करती है अपने डिपॉजिटर्स को रीपे करने में, टाइमली रीपेमेंट विद इन द ड्यू डेट, मैच्योरिटी आ गई तो मैच्योरिटी पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है डिफॉल्ट कर रही है एनबीएफसी, तो इन चीजों पर रिपोर्टिंग करेगा ऑडिटर। चलो, अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने पूरा पढ़ लिया देखो कल। डिपॉजिट तो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया दोबारा से, और फिर का एक डिपॉजिट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। कंप्लायंस और प्रूडेंशियल नॉर्म चेक कर सकते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म वही सारी चीज होती है, इनकम रिकॉग्निशन क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10 12 15 वाला। किस चीज का कैपिटल रिक्वायरमेंट, किस चीज का परसेंटेज है ये परसेंटेज है आपका किस चीज का, ये परसेंटेज है एग्रीगेट वैल्यू रिस्क वेटेड आइटम, कौन से, ऑन बैलेंस शीट प्लस रिस्क एडजस्टेड वैल्यू, रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम का टोटल का 10%, 12%, 15%, मिनिमम इतना मेंटेन करना है। ठीक है। अब 10% किसका, ऐसी एनबीएफसी अदर देन म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आईडीएफ। गोल्ड लोन वाले के लिए 12, इसके अलावा बाकी सबके लिए 15। चलो, ये भी हो गया। अब मेन आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। देखो, आरबीआई ने ना फ्रॉड्स को क्लासिफाई कर दिया 7 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज में कर दिया, जिसको मैंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, जिसको मैंने आपकी ईज के लिए, बुक में वैसे ये लिखा हुआ है लेकिन कुछ दो फ्रॉड ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ी सी कंडीशन चेक करनी पड़ती है साथ में। ओके, सो क्लासिफिकेशन में ना टोटल कितने, 7 टाइप्स ऑफ फ्रॉड है अपने पास, 7 फ्रॉड्स हैं, जिसको हमने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में बांट दिया। कैटेगरी ए में 5 है, कैटेगरी ए में 5 है, और कैटेगरी बी में आपके 2 फ्रॉड्स हैं। तो पहले कैटेगरी ए वालों को पढ़ लेते हैं, बस नाम नाम आपको याद करना और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन तरीके से बता रहा हूं। पेपर में जब आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी आप हमें बताओ। सो क्या होता है, देखो इसका पहला पॉइंट है आपका मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। एक होता है फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट। आपने क्या करा, एक डिपॉजिटर का नकली, आपने उससे एक नकली रिसिप्ट बनाई, उसके सिग्नेचर विग्नेचर कर दिए, जैसे चेक बनता है ना, इस तरीके से आपने किसी का फॉर्ज तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट आपने एक पेपर फॉर्म में बना दिया विड्रॉल करने का, डिपॉजिट विड्रॉल करने का, और आपने इनकैश करा लिया पैसा उसका, जबकि उस पर्सन ने नहीं करा, आपने फॉर्जरी करी है। अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंशन टू द फॉर रिवॉर्ड्स। आपने क्या करा, अभी हमने कल पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जब हम चेक कर रहे हैं तो एक प्रूडेंशियल नॉर्म उसके अंदर ये था कि फॉर एग्जांपल किसी डिपॉजिटर ने कभी डिफॉल्ट करा था, तो उस डिपॉजिटर को ना हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से किसी लेंडर ने हमारे किसी पर्सन को जिसको हमने लोन दिया था उसने डिफॉल्ट करा था। ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं, एनबीएफसी कोशिश करेगी कि उसको दोबारा से लोन प्रोवाइड ना हुए। लेकिन क्या करा उस पर्सन ने ना, मिस्टर ए ने बैंक ऑफिशियल के साथ मिलके, एनबीएफसी ऑफिशियल के साथ मिलके, बैंक नहीं और एनबीएफसी ऑफिशियल के साथ मिलके उसको बोला कि यार तू मेरा 10 लाख रुपीज का लोन पास करा दे, मेरे थोड़े डॉक्यूमेंट कम है, तू 10 लाख का लोन पास करा दे, तो उसका 1% रख लियो, इस काम के बदले में तेरे को मैं 1% दे दूंगा। तो एक अनऑथराइज तरीके से ये क्या करेगा, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है फॉर रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड के चक्कर में। किसी भी तरीके की चीटिंग या फॉर्जरी, किसी भी तरीके की चीटिंग या फॉर्जरी। फिर एनी अदर फ्रॉड जो ऊपर कवर नहीं हुए, देखो ऊपर में ना ये 2 भी आएंगे, पहले ये 2 डिस्कस करते हैं।
तो बी पार्ट में क्या था, नेग्लिजेंस या कैश शॉर्टेजेस, नेग्लिजेंस या कैश शॉर्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल, आप सामने वाले को विड्रॉ करना है, उसने आपको आपने उसने आपको क्या दे दी, विड्रॉल स्लिप भर के दे दी, डिपॉजिटर को विड्रॉल अपने विड्रॉल स्लिप भर के दे दी, उसको विड्रॉ कराना है। अब आपने क्या करा, विड्रॉल स्लिप में तो लिखे थे 5,000 रुपीज, आपने क्या कर दिया, 6,000 रुपए दे दिए उसे, आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं, आपने स्टैम्प मारी और 6,000 रुपए इसको इशू कर दी, नेग्लिजेंस है, कैश शॉर्टेजेस हो रही है। या फॉरेन जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है ना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में आप क्या कर रहे हो, इरेगुलरिटीज कर रहे हो, इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब देखो क्या है, अगर ये चीजें हुई, ये वाली चीज हुई, ये जो 5 चीजें है ना, 1 2 3 4 5, अगर ये हुई तो ये इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करना हमें, मतलब प्रूव नहीं करना, ये मान लिया जाएगा। लेकिन ये दो केसेस में, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एंड इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है ना, फ्रॉड को प्रूव करना पड़ेगा कैसे, ये केवल तभी फ्रॉड माने जाएंगे, रिपोर्टेड एज फ्रॉड ओनली व्हेन इंटेंशन टू फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। मतलब एक होता है कि भाई गलती से हो गया, बिल्कुल उसके इंटेंशन नहीं था लेकिन गलती से हो गया, वो 5 इस तरीके से लग रहा था कि 6 जैसा हो, ठीक है। सो एक तो हो गया इंटेंशन से नहीं करा उसने, गलती से उससे हो गया, बाय मिस्टेक हो गया। अगर उस केस में ये चीज होता है ना, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, तो एक बार को हम उसे एज अ फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर उसका इंटेंशन प्रूव होता है कि इंटेंशन उसका फ्रॉड वाला है, अगर सस्पेक्ट हो जाता है कि दैट द इंटेंशन इज ऑफ फ्रॉड, या प्रूव हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन, डिटेक्शन के टाइम पे। अब डिटेक्शन, ये प्रूव करने वाला पर्सन कौन होगा, देखो, अगर कैश शॉर्टेजेस आपका है 10,000 से ऊपर, तो कोई भी पर्सन हो जिसने डिटेक्ट करो अगर कैश शॉर्टेज है 10,000 से ऊपर, तो मान लेंगे कि फ्रॉड है, और वही इंटेंशन वहां पे हम सस्पेक्ट कर लेंगे। अगर 10,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज है, ठीक है, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज है, 10,000 से कम लेकिन 5,000 से ऊपर, तो केवल तब मानेंगे कब, इफ डिटेक्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर और इंस्पेक्शन ऑफिसर और रिपोर्टेड बाय द ऑफिसर हैंडलिंग कैश। अगर इन्होंने रिपोर्ट करा, किसने, मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, इंस्पेक्शन ऑफिसर ने, या हैंडलिंग कैश, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कैश हैंडलिंग के लिए, अगर उसने रिपोर्ट करा है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड हुआ और इंटेंशन ऑफ फ्रॉड भी है, हमने डिटेक्ट कर लिया, और ये 10,000 से कम है और 5,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर तो कोई भी करे मान लिया जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिए 4 और 3, 4 और 2, 6 टाइप के फ्रॉड। दो फ्रॉड्स में कंडीशन है, कंडीशन क्या, कंडीशन वाले याद रखना एमसीक्यू के लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आपके एमसीक्यू पार्ट के लिए। क्या है, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एज वेल एज इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अगर ये दो चीजें हैं और एट द टाइम डिटेक्शन हो गया और इंटेंशन टू फ्रॉड भी सस्पेक्ट हो गया है, ठीक है, प्रूव हो गया है, तो आप मान लेंगे फ्रॉड है। अब फ्रॉड में इंटेंशन, ये सस्पेक्ट करने वाला पर्सन कौन है, डिटेक्ट करने वाला पर्सन कौन है, 10,000 से ऊपर कोई भी, और लेकिन अगर 10,000 से कम है और 5,000 से ऊपर है तो 4 लोग, मैनेजमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर, इंस्पेक्शन ऑफिसर, या जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैश को हैंडल कर। सिंपल है, देखो ये याद करने वाला पॉइंट है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। चलो, अब हम आते हैं ऑडिट चेकलिस्ट में। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑडिट चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट है कि जब आप व्हेन यू आर कंडक्टिंग एन ऑडिट तो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे। अच्छा देखो, इसके आंसर्स ना अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ ना, इंस्टीट्यूट ने दिया है कि अगर एक एनबीएफसी जो कौन सी है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है, अगर क्या है वो, अगर वो है आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है ना, तो हमारी ऑडिट चेकलिस्ट क्या बनेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने इसके पॉइंटर्स दिए हैं, तो मैंने 9 पॉइंटर्स जो इजी आप बिल्कुल एकदम से याद कर लोगे ना, मैंने वो पॉइंटर्स इस नोट्स में आपके ऐड कर दिए हैं। तो क्या होगा, देखो मैंने हाईलाइट भी करा हुआ, मतलब जो जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या क्या है, साथ साथ पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स भी मैं मार्क करे हुए हैं, तो एक बार फिर से उन पे एम्फेसिस भी दे दूंगा आप लोगों को। तो ऑडिट चेकलिस्ट पढ़ रहे हैं, क्या क्या पॉइंट ड्यूरिंग द ऑडिट हमें चेक करना है स्पेशली, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में हमें चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है। चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है हमने, प्रिपेयर करी है चेकलिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, अगर हम चेक कर रहे हैं आईसीसी का कर रहे हैं, पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो इसी यही आए, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरीफाई नो लोन्स एंड एडवांसेस, नो लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। देखो,
हमने कल, आपको याद है प्रूडेंशियल नॉर्म्स जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने वहां एक चीज पढ़ी थी कि कंपनी कोई भी एनबीएफसी अपने ही शेयर्स, अपने ओन शेयर्स के बदले एज अ सिक्योरिटी रख के लोन नहीं देगी। कंपनी अपने ही शेयर को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन प्रोवाइड नहीं करेगी आगे किसी को भी। ठीक है, सो वेरीफाई करेंगे कि किसी भी कंपनी ने, किसी इस एनबीएफसी ने लोन ना प्रोवाइड कर रखे हो अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर्स, कोई इसको अपने इसी के शेयर्स एज अ सिक्योरिटी रख के लोन लेके ना चला गया। फिर whether the requirement of AS13 accounting for investment have been complied with, प्रॉपरली कंप्लाई करे गए हो आपके इन्वेस्टमेंट वाले इंडियस को, एएस को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। फिर क्या है, आप फिजिकल वेरीफाई करोगे ऑल द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एनबीएफसी, जितनी भी एज अ सिक्योरिटी रजिस्टर में, हमने डिपॉजिट रजिस्टर मांगा था, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले से लेंडर सिक्योरिटी, लेंडर रजिस्टर मांग सकते हैं कि आपने किस किस को पैसा दे रखा है, बोरोवर्स कौन कौन है आपके, लोन्स एंड एडवांसेस रजिस्टर मांग लेंगे। तो हर लोन एडवांसेस से हम मैप कर पाएंगे कि इन्होंने एज अ सिक्योरिटी में क्या रखा हुआ है, ये सिक्योर्ड लोन से, तो एज अ सिक्योरिटी में इन्होंने क्या रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस कंपनी के शेयर सिक्योरिटी में रखे हुए थे हमारे पास, हमारे को वो कर रखे हैं, तो हम फिजिकल वेरीफाई कर लेंगे सारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो एनबीएफसी ने होल्ड कर रखे हो एज अ सिक्योरिटी फ्रॉम द पर्सन जिसको उसने लोन प्रोवाइड कर रखा। फिर साथ ही साथ उस पर्टिकुलर जो भी सिक्योरिटीज है, जो शेयर्स है, उनकी आने वाली डिविडेंड इनकम, उनसे आने वाली जो इनकम आएगी ना ऑन द शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे फॉलो करेंगे हम, जब रिसीव होएगी तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर वेरीफाई करेंगे बोर्ड के मिनट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, अगर वो बोर्ड कहीं पे परचेज कर रहा है, किसी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहा है, तो उससे रिगार्डिंग बोर्ड मिनट, बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास हो रखा हो, तो उसके बोर्ड मिनट्स को हम पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी ऑब्टेन कंफर्मेशन, अगर कंपनी ने अपने किसी, अपने उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करके, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, एंड फॉर द टाइम फ्रेम उन्होंने वो सिक्योरिटीज अभी डिपॉजिटर्स के पास रखी हुई है, डिपॉजिटरी के पास सबमिट कर रखी है, तो हम उनसे क्या ले लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन उस पर, इससे 505, यहाँ पे लगता है एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो हम ऑब्टेन कर लेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। डन है इतना। चलो जी, आगे क्या है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है चेक क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड एज पर आरबीआई डायरेक्शन एंड प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म वाली बातें तो ऐसी होंगी ना जो हर बार आएंगी, फिर से वही घूम फिर के आ गई। क्या आप चेक करोगे प्रॉपर लोन्स एंड एडवांसेस को, एसेट क्लासिफिकेशन जो डायरेक्शन थी इनकी, वही कौन सी वाली, फटाफट से जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी वाली कंडीशन वो ऐसी थी जो आपको चेक करनी है व्हेन यू आर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। तो एसेट क्लासिफिकेशन की कंडीशन तो चार बता दो, चार कैटेगरीज में हम एसेट क्लासिफिकेशन करते हैं, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर उनके रिकॉर्डिंग जो, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस थे ना वो ढंग से बताने बनाने चाहिए, ये हम चेक कर लेंगे। फिर वेरीफाई कर लेंगे दैट द डिविडेंड इनकम व्हेन एवर डिक्लेयर्ड, जैसे ही डिक्लेयर करी उस कंपनी के डिविडेंड की, हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, रिसीव्ड बाय द एनबीएफसी एंड इंटरेस्ट व्हेन एवर ड्यू एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ एनपीए, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रखा है, नहीं हो रखा है। अगर एनपीए से कोई इंटरेस्ट इनकम आनी थी तो हम याद करो, इनकम रिकॉग्निशन में लिखा है कि एनपीए से आने वाली कोई भी इनकम को आप रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, चलो। फिर आपको टेस्ट चेक करना है बिल्स को, क्या करना है आपको, आपको टेस्ट चेक करना है बिल्स को और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को जो आपने ब्रोकर से रिसीव करे हो, ब्रोकर से जो रिसीव करो विद रेफरेंस टू प्राइस वाइज वर्ड्स मार्केट स्टॉक कोटेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट और चेक बिल्स करने हैं आपको, जो ब्रोकर से आपको आए हुए हो, उनके प्राइस भी देखना है और आज की मार्केट कोटेशन क्या है वो भी आपको चेक करनी है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स है। अब इसमें अगर हम कीवर्ड्स देखें तो देखो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स आपको कि एक तो भाई आपका क्या होगा, आपके जो भी सिक्योरिटीज आ रखी है ना सारी, आप उनको चेक कर सकते हो। आप अपनी एक तो, हाँ अच्छा, ये यहाँ पे ये था कि आप अपनी सिक्योरिटी के बदले में लोन नहीं दोगे, ये पहले भी हमने पढ़ा, आप अपनी सिक्योरिटीज के बदले में लोन प्रोवाइड नहीं करोगे। एक क्या था, AS13 का आपने अप्लाई कर रखा है, नहीं कर रखा है। एक क्या था हमारे पास, एक यहाँ पे था कि आप फिजिकल वेरीफाई कर लोगे सारे शेयर्स को, सारी सिक्योरिटीज को जो आपने एज अ सिक्योरिटी होल्ड करी हुई है फ्रॉम योर डिफरेंट लेंडर्स। आप क्या कर सकते हो, आप डिविडेंड इनकम ऑन जो शेयर्स को, शेयर्स के ऊपर आपको जो डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है ना, आप उसको देख, आप उसको कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे, आप ये चेक करोगे। अगर कोई सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई, कोई सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है ना, तो उसके लिए प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन होगा,
आपकी अगर कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी को आपने जमा कर रखी है, डिपॉजिटरी को सबमिट कर रखी है, तो आप क्या करोगे, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो एज पर एस ए 505 फॉर्म सच डिपॉजिटरी। ठीक है, इतना हो गया। फिर आप ये चेक करोगे कि मेरे सारे लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे क्या एसेट क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग हो रखी है नहीं हो रखी है। फिर अगर कोई डिविडेंड इनकम डिक्लेयर होगी तो एनबीएफसी ने उसको इनकम रिकॉर्ड करा है नहीं करा है। फिर आखिरी में क्या है, आप जो भी ब्रोकर से आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स या बिल्स मिलेंगे उनको आप चेक करोगे, प्राइस भी चेक करोगे और कोटेशन भी चेक करोगे, मार्केट कोटेशन क्या है आज की। चलो जी, ये भी हो गया। अब पहले हम डिस्कस करते हैं, देखो आज ये चैप्टर हम खत्म करके जाएंगे यहाँ से। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आज मैं पढ़ाता रहूंगा कंटिन्यू। चलो ये, चलो पहले रिपोर्टिंग सीरीज में ही चलते हैं, पहले रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही खत्म कर लेते हैं। ये निपटा तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका। तो ये क्या कहता है, ये कहता है भाई ऑडिटर साहब आपने ऑडिट तो कर लिया, अब आपको बनानी है ऑडिट रिपोर्ट। अब आपको क्या देनी है, अब आपको देनी है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट आप दोगे किसको, आप दोगे बीओडीज को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर जो आप ऑडिट रिपोर्ट दे, एक तो जनरल आप जो ऑडिट रिपोर्ट देते हो वो तो दोगे ही दोगे, उसके साथ साथ अब जो हम आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं ना, वो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और ये ऐड करने की रिक्वायरमेंट का बताइए, ये बताइए आरबीआई डायरेक्शन में, आरबीआई डायरेक्शन 2016 ने कुछ पॉइंटर्स बताए हर केस में, अगर कोई, सारी एनबीएफसी के केस में कुछ तो देना ही देना है। फिर एनबीएफसी का कैटेगराइजेशन था, कुछ ऐसी एनबीएफसी होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, कुछ ऐसी होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, तो सबके लिए एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो हर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कौन कौन सी आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एडिशंस करने हैं ना, वो पढ़ना है। सो क्या कहते हैं, मटीरियल्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, the auditor's report on the accounts of a non-banking financial company shall include the statement of following matters। क्या कहता है वो, यहाँ पे कहता है कि जो आप ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको कुछ मटेरियल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे उसमें, अगर आप एनबीएफसी को ऑडिट कर रहे हो इस मैनर में। तो पहला क्या पॉइंट है उसमें, हम जो पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी, इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी, जब सारे एनबीएफसी की बात हो रही है। तो आपको क्या देखना है, यार याद करो आपने सब कुछ पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो एक बार सोचो बेसिक रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाली रिक्वायरमेंट क्या थी। ये ऑडिट करते हुए सबसे पहले क्या मांगते हो, सबसे पहले बिजनेस समझते हो, बिजनेस समझने के बाद आप क्या करते हो, आईसी चेक करते हो, इंटरनल कंट्रोल चेक करते हो, इंटरनल कंट्रोल के बाद आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांग लेते हो। तो वही करना है, एग्जामिन करना है कि कंपनी क्या, एग्जामिन करना है वेदर द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रखा है आरबीआई से या नहीं कर रखा है। फिर whether the company is entitled to continue to hold such certificate in terms of their principal business criteria on 31st March। जिस फाइनेंशियल ईयर का आप ऑडिट करने आए हो, क्या उसकी लास्ट डे पे क्या कंपनी का अभी भी फाइनेंशियल बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस है, फाइनेंशियल एक्टिविटी करना, मतलब वही 50-50 टेस्ट। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चंस में ना कई बार पूछा हुआ है, ये जो हमारा सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना, डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, तो डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी मैंने क्या पढ़ाया था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, या एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है फाइनेंशियल एक्टिविटी करना। इस टेस्ट को, इसके अंदर हमने टेस्ट पढ़ा था ये वाला ना, ये वाला और ये वाला, इस टेस्ट को कहते हैं 50-50 टेस्ट। क्या कहते हैं इस टेस्ट को, इस टेस्ट को कहते हैं 50-50 टेस्ट। ओके, सो क्या कंपनी वो 50-50 टेस्ट 31 मार्च को भी पूरा कर रही है, तो वेदर ही इज एलिजिबल टू होल्ड दैट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट नॉट, हमें ये चेक कर। फिर वो नेट ओन फंड्स वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है नहीं कर रही, कौन सी 10 करोड़ और 2 करोड़ वाली कर रही है या नहीं कर रही है, हमें ये भी चेक करना है। तो ये तो हो गया सारी एनबीएफसी, भले ही वो डिपॉजिट लेती हो या नहीं लेती हो, हम तो ये तो चेक करेंगे ही करेंगे। चलो अब अगला केस क्या बनता है, अगला केस हमारे पास बनता है ऐसी कोई भी एनबीएफसी जो क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हो। तो डेट मीन्स अगर कोई ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करती हो उसके केस में ये नहीं लगेगा। तो डिपॉजिट 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 से सबसे पहले 4 स्टार में एक पॉइंट ऐड करवाया था मैंने, अभी अभी तो सबसे पहले आपको रिवाइज कराया, फटाफट से बताओ मुझे। क्रेडिट लिमिट वाली बात, तो आपको चेक करना है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है विद इन द क्रेडिट लिमिट, कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये चेक करना है।
आपको क्या चेक करना है? आपको साथ ही साथ ये चेक करना है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मेंटेन है या नहीं है। आपको ये चेक करना है कि पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, वही क्रेडिट लिमिट वाली, उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा है कि डाउनग्रेडिंग हो गया, क्रेडिट रेटिंग आपकी डाउनग्रेडिंग होगी विद बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग क्राइटेरिया जो है, 15 दिन में आपने रिपोर्ट दी है नहीं दी है। फिर आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स का पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जैसे एनपीए एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए से होने वाली इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, आप इन सब का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप NBS 1 फर्निशिंग रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, आप आरबीआई को टाइमली रिटर्न दे रहे हो नहीं दे रहे हो, प्रूडेंश क्वार्टरली रिटर्न दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर। और क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट और रिपेमेंट टू द डिपॉजिटर्स के केस में क्या बोलते हैं डिफॉल्ट तो नहीं कर रही, आपको ये भी चेक करके बताना। आपको इन पे रिपोर्टिंग करनी है, इन सब चीजों पे आपको सब चीज चेक करना है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत दिखती है, कोई भी क्वालिफिकेशन दिखती है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो एनबीएफसी के केस में जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बेसिकली आप ढंग से देखो ना तो सही, कहीं ना कहीं सब कुछ क्या है डिपॉजिट से रिलेटेड। तो डिपॉजिट लिमिट में हो रहा है नहीं हो रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रॉपर मेंटेन है, डिपॉजिट डायरेक्शन पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 ऑफ आरबीआई उसका वायलेशन तो नहीं है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, प्रूडेंशियल नॉर्म के लिए एक क्वार्टरली रिटर्न जाती है वो कर रही है नहीं कर रही है, डिपॉजिट के लिए एक रिटर्न जाती है NBS 1 वो दे रही है नहीं दे रही है, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स टाइमली हो रहा है नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट तो नहीं है कंपनी के अंदर, ये चीज चेक करोगे। फिर कंप्लाइड विद लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब विद आरबीआई का सेक्शन नंबर, आरबीआई एक्ट का 45 IB। अभी तक सब कुछ कहां पढ़ रहे थे हम, 45 IA में। और सिक्योरिटी डेजिग्नेटेड बैंक NBS 3 प्रॉपर कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको आप एक बार को चलो ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हो। ये 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट तो कर ही लेना, 4 मार्क के क्वेश्चन में आप 8 पॉइंट लिखे आना, छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे। ऑल दो भले कंपनी आपका क्वेश्चन आपसे डिपॉजिटर के लिए पूछेगी, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी है, तो क्या आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालोगे, भले ही ऐसा पूछे, लेकिन फिर भी ना आप हमेशा पहले ये वाला पॉइंट तो डालना ही डालना, इट इज इंपॉर्टेंट। पहले आप ये पैरा से शुरू करोगे, फिर आप ये डालोगे, फिर अगर डिपॉजिट वाला है तो आप ये डालोगे, अगर नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है तो ये वाला डालोगे। ठीक है, तो पहले चलो ये पढ़ लेते हैं। सो एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो देखो मैंने आपको शुरू में भी एक बार एक पहले भी पढ़ाया था, अगर कोई ऐसी कंपनी है ना जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसके लिए ना बोर्ड में रेजोल्यूशन पास होना बहुत जरूरी है, बोर्ड और डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है कि भाई हम एक ऐसी एनबीएफसी जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये चेक कर लोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन हैव बीन पास फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, प्रॉपर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट्स। वेदर द कंपनी पास होने के बाद भी रिलेवेंट ईयर के अंदर क्या कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं कर लिए, वेदर द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया फिर भी आप एक्सेप्ट करो तो बहुत बड़ा नॉन कम्प्लायंस, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। प्रूडेंशियल नॉर्म आप डिपॉजिट एक्सेप्टिंग हो या नहीं हो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स आप पे लगते ही लगते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, अगर आप सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो दो क्राइटेरिया, दो चीजों को और आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी NBS 7 में। कहा NBS 7 में आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। साथ ही साथ वेदर द कंपनी हैज फर्निश्ड द आरबीआई द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स, रिस्क एसेट्स एंड एक्सपोजर टू द रिस्क एंड रिस्क एसेट रेशियो। आपको ये भी कंपनी को एनबीएफसी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये आपको चेक करना, अगर नहीं करती तो नॉन कंप्लायंस है। फिर क्या एनबीएफसी ने प्रॉपर्ली इसको करेक्टली क्लासिफाइड एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक्सेप्ट नहीं करती ना डिपॉजिट को, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, करेक्टली क्लासिफाइड एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब देखो, अब एक अच्छी चीज है, अगर कोई क्वालिफिकेशन आपको मिलती है ना, कोई क्वालिफिकेशन मिलती है, सो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट टू बी सेंट टू आरबीआई का रीजनल ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। अगर इफ यू फाइंड एनी ऑब्जर्वेशन, ये जो सारे पॉइंटर्स मैंने आपको पढ़ाए ना, अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको कि फॉर एग्जांपल इस वाले में मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी तो नॉन एक्सेप्टिंग का रिजोल्यूशन पास कर चुकी है, आरबीआई को बता चुकी है, लेकिन फिर भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, अरे 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 ये तो बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस है। तो हम जाके रिपोर्टिंग करेंगे किसको, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। उनको क्या करेंगे, हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे अपनी कि भाई यहाँ पे नॉन कंप्लायंस, अब आप देख लो, हम तो अपनी रिपोर्टिंग बोर्ड्स को भी दे दी और आपको भी बताया। देखो, अगर अनफेवरेबल क्वालिफिकेशन रिमार्क है ना ऑन एनी मैटर,
अगर अनक्वालिफिकेशन और अनफेवरेबल क्वालिफाइड रिमार्क्स ऑन एनी मैटर इन स्टेटेड इन पैरा 3। अब देखो ये जो हमने पढ़ा ना, ये सारा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा है पैरा 3 की बातें। ये सारी क्या है? ये सारी पैरा 3 की बातें हैं। तो अगर पैरा 3 के अंदर उसे कोई भी पॉइंट डाला तो वो डाल देगा यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर उन्हें लगता है नॉन कंप्लायंस ऑफ चार चीजें, 1 2 3 4, तो भी बतानी पड़ेगी साथ साथ। क्या क्या? प्रोविजन ऑफ, ये आपको याद करना है क्लियरली, इसमें समझने का कुछ नहीं है, आपको याद करना है। डायरेक्शंस की बात है, मेन डायरेक्शंस है सारी, ये सारी। प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसका नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग आरबीआई डायरेक्शन 2016। एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एंड डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी डायरेक्शन 2016। तो ये डायरेक्शन है, जितने डायरेक्शन है आरबीआई ने हमें बता रखी है ना, वो सारी का नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। अगर नॉन कंप्लायंस हो तो अलग से रिपोर्ट करना है उसको। ऊपर जो पैरा 3 के पैटर्न मैटर्स थे उसको तो डिस्क्लोज, आपको रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना ही करना है अगर नॉन कंप्लायंस हो तो। साथ ही साथ अगर इनका नॉन कंप्लायंस हो तो ये अलग से रिपोर्ट करना है आप। और रिपोर्ट भेजनी है, फटाफट से मुझे बताओ कहाँ भेजनी है रिपोर्ट? रिपोर्ट भेजनी है रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन में। ठीक है, चलो, बस मेन तो टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस में क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस में कहता है एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाइड विद इंडेस कब? फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग 1/4/2018। क्या है? 1/4/2018। डेट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 हम देखें तो और एनबीएफसी भले ही वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर हो, जिसका नेटवर्थ कितना हो? 500 करोड़ और मोर हो, जिसका नेटवर्थ कितना हो? 500 करोड़ और मोर हो, और उस एनबीएफसी की सारी होल्डिंग कंपनी भी, सब्सिडरी भी, एसोसिएट भी, जेवी भी, ऑफ सच कंपनी एनबीएफसी, उस कंपनी की। अब अगर पर्टिकुलर किसी एनबीएफसी पे लग जाता है ना इंडेस, तो उसकी सारी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी को भी इंडेस कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एसेट साइज, जो नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, वो 500 करोड़ से कम है, लेकिन अगर 250 करोड़ और मोर भी है ना, तो 1/4/2019 से तो आप पे भी इंडेस लगना शुरू हो जाएगा। आप पे भी इंडेस लगना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से आप पे भी इंडेस लगना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर हो गई तो। और साथ साथ ये वाली बात तो कॉमन है ही, अगर जैसी उस पे लग जाती है तो आप इंडेस में पढ़ते हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी पे इंडेस लगते हैं तो उसकी एसोसिएट, जेवी, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी पे भी इंडेस लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलो, ये भी क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं कुछ डिफरेंसेस डिवीजन 2 और डिवीजन 3। डिवीजन 3 इज इंडेस लग रहे हैं एनबीएफसी पे, इंडेस फॉर एनबीएफसी, और डिवीजन 2 इज इंडेस फॉर अदर देन एनबीएफसी, इंडेस फॉर अदर देन एनबीएफसी। सो क्या कहता है? देखो, जो नॉर्मल इंडेस की बैलेंस शीट होती है ना, नॉर्मल इंडेस की बैलेंस शीट अदर देन एनबीएफसी, ठीक है, उसमें जैसे नॉन करंट, करंट, इस तरीके से बाइफरकेशन होता है ना, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर इक्विटी और इस सब पे। लेकिन एनबीएफसी की जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो बनती है लिक्विडिटी के बेसिस पे। किस बेसिस पे? लिक्विडिटी के बेसिस पे। साथ ही साथ डिस्क्लोज करेगा आइटम कंप्राइजिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम ऑन द फेस ऑफ एसपीएल। क्या कहता है? देखो, नॉर्मल इंडियस की बैलेंस शीट में क्या होता है? फेस ऑफ एसपीएल पे क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, बस इतना खत्म। उसके अंदर के क्या पार्ट होते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में हम अलग से देते हैं नोट्स टू अकाउंट में। लेकिन एनबीएफसी के केस में रेवेन्यू के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे हमें फेस पे दिखाने पड़ेंगे, फेस ऑफ एसपीएल पे दिखाने पड़ेंगे, नोट्स में नहीं दिखाओगे आप अलग से, आप दिखाओगे फेस ऑफ एसपीएल पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या अदर इनकम के जितने भी अंदर के सब हेड्स होंगे। फिर जो भी ऐसे ट्रेड रिसीवेबल होंगे, जो भी क्या होंगे? ऐसे ट्रेड रिसीवेबल होंगे जिनका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा होगा क्रेडिट रिस्क में, या ये क्रेडिट इंपेयर होने पर होंगे, उन्हें आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंडेस में तो क्या हो गया, अब आप एजिंग शेड्यूल बना के दे देते हो, अलग से डिस्क्लोज नहीं करते हो। लेकिन एनबीएफसी के केस में ऐसा कोई भी अगर ट्रेड रिसीवेबल है, जो क्रेडिट रेटिंग जिसकी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट रिस्क जिसका इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट इंपेयरमेंट होने वाला है, तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई एनबीएफसी जो सेपरेटली डिस्क्लोज इन द रिसीवेबल डेट ऑफ एलएलपी,
आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोई भी रिसीवेबल, कोई भी ट्रेड रिसीवेबल डेट जो आपने किसको दे रखा हो, एलएलपी को दे रखा हो, जहां पे आपका डायरेक्टर क्या हो, या तो पार्टनर हो या मेंबर हो। मतलब फॉर एग्जांपल एनबीएफसी एक्सवाईजेड है, एनबीएफसी एक्सवाईजेड है, इसने एक एलएलपी को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, और एनबी एक्सवाईजेड का एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, क्या है, डायरेक्टर है, और मिस्टर एक्स ही इस एलएलपी के अंदर क्या है, पार्टनर है, पार्टनर है मिस्टर एक्स एलएलपी के अंदर। तो इस केस में ये पर्टिकुलर वाली ट्रांजैक्शन, ये पर्टिकुलर वाला लोन, ये पर्टिकुलर वाला ट्रेड रिसीवेबल एनबीएफसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिर अगर आप अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, अगर आप अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पे किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन लगाते हो उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो यू नीड टू सेपरेटली डिस्क्लोज दैट एज वेल। इफ इन केस आप अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, तो आपको उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक बार फटाफट से इंस्टीट्यूट की बुक से इसको कर लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट। देखो ऑडिट चेकलिस्ट मैंने आपको पूरी पढ़ा दी, ऑडिटर्स ड्यूटी ये रिपोर्ट वाला पॉइंट भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैंने आपको 2 पेज में खत्म करा रखा है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपके पास क्वेश्चन में आंसर, आपके पास पेपर में आंसर आया, तो आप एक बार लिख के देखना, आप देख के भी लिख के देखोगे ना, तो भी आपको पता चलेगा आप लिख ही नहीं पाओगे 15 मिनट में। कम से कम 4 नंबर के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 4 नंबर के लिए एडुकेट टाइम इज 8 मिनट्स, मैक्सिमम 8 मिनट्स, होना तो वो 6-7 मिनट में चाहिए। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए यू हैव मैक्सिमम 8 मिनट्स। तो आप मैक्सिमम 8 मिनट्स में, तो आप कभी ट्राई करना, आप कॉपी आप देख के लिखने की ट्राई करना कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ, अब रहता है इसमें कंप्लायंस ऑफ कारो। इस टॉपिक के बाद मैं नेक्स्ट क्लास से आपके साथ कारो 2020 डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये पॉइंट मैं वहीं पे ढंग से कवर कर लूंगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया एप्लीकेबिलिटी 500 करोड़ 250 करोड़ वाली। ये देखो बैलेंस शीट देखो, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बना हुआ है बैलेंस शीट, कैसे बनी है? मैंने आपको बताया था ना नॉर्मल इंडियस में बैलेंस शीट कैसे बनती है, नॉन करंट, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। लेकिन देखो आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखो, सबसे ऊपर आ रखा है फाइनेंशियल एसेट्स, जबकि नॉर्मल इंडियस की बैलेंस शीट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन करंट में भी आता है और करंट में भी आता है। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट, वो भी लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, कैश होता है हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड। फिर बैंक बैलेंस, डेरिवेटिव्स, रिसीवेबल्स, ऐसे बना हुआ है। फिर नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के बेसिस पे बांट दिया। ऐसी लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या है हमारी, जो सबसे पहले पे ऑफ करनी है। नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या है, नॉन फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, इस बेसिस पे बांटा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखो, मैंने आपको बताया था नॉर्मल इंडियस की बैलेंस शीट में कैसे होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर दे देंगे, फॉर एग्जांपल 8 है इसका नोट नंबर, तो नोट नंबर 8 के अंदर ये सारा बाइफर्केशन होगा। लेकिन यहाँ पे फेस ऑफ एसपीएल के अंदर ही सारा बाइफर्केशन देना पड़ता है। फिर अदर इनकम अगर कुछ है तो उसके अंदर भी सारा बाइफर्केशन देना पड़ता है। ये डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया कि लिक्विडिटी के बेसिस पे बनता है। अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट ना आप यहीं से पढ़ लो, मैंने नोट्स में एडिशन करना रह गया ये चीज। ये क्या कहता है, अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपके अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा बनता है, कोई भी अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर बनता है जो टोटल इनकम का 1% होता है, टोटल इनकम का 1% है, तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। लेकिन नॉर्मल इंडियस में केस में क्या होता है कि अगर आपका एनी एक्सपेंडिचर और इनकम का पार्ट अगर 1% ऑफ टोटल इनकम या 10 लाख विच एवर इज हायर, उसको डिस्क्लोज कर दो। क्या कहता है ये कहता है कि any NBFC is required to separately disclose by way of notes any item of other income or other expenditure which exceeds 1% of your total income. एनी आइटम ऑफ अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर अगर 1% ऑफ टोटल इनकम से एक्सीड करता है, तो आपको डिस्क्लोज करना सेपरेटली। लेकिन डिवीजन 2 जो अदर देन एनबीएफसी के लिए इंडेक्स लगता है, वहां पे क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्ड डिस्क्लोज एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम और 10 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, तो डिस्क्लोज करना। ठीक है, ये वाली बात मैंने बता दी, एलएलपी से डेट वाली, ये मैंने आपको समझा भी दिया। फिर एनबीएफसी ओनली रिक्वायर्स दोज आइटम्स कंप्राइजिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर कंप्राइजिंग ऑन द फेस इंस्टेड शोइंग दोज आइटम्स एज पार्ट ऑफ नोट्स।
यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोट्स का पार्ट नहीं बनाना, हमें सारे आइटम्स डिस्क्लोज करने, मैंने आपको पढ़ा भी दिया, अभी दिखा भी दिया बैलेंस शीट से। अगर कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जिसकी क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पेयर्ड अगर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है तो सेपरेटली डिस्क्लोज। प्लस अगर आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी तरह की कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन है तो सेपरेटली डिस्क्लोज। ओके। एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। तो डिफाइन एनबीएफसी, आल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइप ऑफ एनबीएफसी कवरिंग एनी 5 ऑफ द एनबीएफसी। तो यहाँ पे आप, मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। देखो इसने क्या बता दिया, इसने बता दिया आपको, ये टेस्ट योर नॉलेज का है यहाँ पे। पैरा वन वही डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, जो नोट्स में आपको वही लिख के आना है इसमें। ठीक है। फिर यहाँ पे शुभम एंड एसोसिएट्स आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी स्टार्ट करने वाले हैं। दे आर परफॉर्म मच वर्क ऑन फॉर द एनबीएफसी इन पास्ट ईयर, पहले काफी काम कर चुके हैं, बट पहले काम नहीं करे, हैव नॉट। यू रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, आपको भी नेट ऑन फंड्स वाली रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ क्या है आपकी नेट ऑन फंड्स वाली रिक्वायरमेंट हो गई, और क्या है आपकी, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने वाली रिक्वायरमेंट है, वो आप बता दोगे यहाँ पे। Satyam Private Limited is company engaged in trading activity. It also had investments in shares of other company and advanced loans to the group companies amounting to more than 50% of the total assets. However, trading income constitute majority of total income. ट्रेडिंग इनकम से लेकिन मेजोरिटी 50-50 टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो बता दें कि टोटल एसेट का मोर देन 50% आपका कहाँ से आता है, एडवांसेज एंड लोन से। ये शेयर इन्वेस्टमेंट है, ये फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन वो क्या कहता है, मेरी मेजोरिटी ऑफ इनकम, टोटल इनकम मेजर पार्ट कहाँ से बनता है, ट्रेडिंग इनकम से। और ट्रेडिंग का क्या था उसका, इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे 50-50 टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 फेल हो जाता है, तो ये एनबीएफसी नहीं होता। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्रक्स पे चलते हैं सीधा। इन द गिवन केस दो सत्यम प्राइवेट लिमिटेड इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ एसेट साइज, एसेट वाला तो कर लेती है, बट हाउएवर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ इनकम साइड। 50-50 टेस्ट का इनकम वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती। अच्छा जल्दी से बताओ क्या था वो था कि फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम इज मोर देन 50% ऑफ अ टोटल ग्रॉस इनकम। वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता, दैट्स वाई यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इस पे एनबीएफसी वाला नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद शिवम एंड कंपनी एलएलपी आर द ऑडिटर्स ऑफ एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी आईसीसी। Some of the team members of the audit team who audited this NBFC have left the firm. The new team members are discussing with the previous team members who are still continuing with the firms regarding the verification procedure to be performed. In the context, please explain what verification procedures should be performed in relation to the NBFC investment and credit company ICC. यहाँ पे आपको ऑडिट चेकलिस्ट वाली बातें करनी है। You are appointed as an auditor of NBFC registered with the RBI, which is accepting and holding public deposit. ठीक है। You are considering your reporting requirement in addition to your reports made section 143, 143(3) में तो है ही। उसके साथ साथ आपको क्या रिपोर्ट करनी है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा ना, प्रूडेंशियल नॉर्म, डिपॉजिट ढंग से क्रेडिट लिमिट के अंदर का देखो क्या पे यहाँ पे है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्टिंग। तो डिपॉजिट विद इन द क्रेडिट लिमिट के अंदर है या नहीं है। क्रेडिट रेटिंग का जो डायरेक्शन था 2016, वो प्रॉपर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग की जो डायरेक्शन 2016 उसका कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रूडेंशियल नॉर्म का कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्वार्टरली रिटर्न दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सब चीजें चेक करेंगे। एक बार पढ़ते हैं फिफ्थ का आंसर। देखो इसने पैरा वही डिस्क्राइब कर दिया, वही आपको पढ़ना है इसके अंदर भी। ठीक है। सिक्स के कहता है, Kama and Company LLP, a firm of chartered accountants, was appointed as an auditor of NBFC. The audit work has been completed. Complete हो गया audit work. The audit team which was involved in the field work came across various observations. Qualifications में इन्होंने बहुत सारी. During the course of audit of NBFC, I have also limited understanding about the exceptions which are required to be reported in audit report. They would like to understand the detail regarding the obligation. उनकी तरफ से अब उनको क्या क्या चीजों पर रिपोर्टिंग करनी है वो चीजें पूछ रहे हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर में उन्होंने क्या, चलो इसका आंसर एक बार खोल के देखते हैं फटाफट से। सिक्स वाले क्या कहते हैं, 7.1 का फिफ्थ पॉइंट।
7.1 का फिफ्थ वाला पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एक्सेप्शन टू द रिपोर्ट। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्शन की बातें करेगा, आपको स्पेशली करना है फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, चैप्टर 3B, ये भी हमने पढ़ लिया। नॉन बैंकिंग कंपनी अगर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी तो उसकी डायरेक्शन 2016। ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016। इसका कंप्लायंस चेक करना है और किसको देना है, देखो रिपोर्ट मैंने ना उसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में कर दिया है। रिपोर्टिंग करनी है किसको, रिपोर्टिंग आपको देनी है नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग। इट shall be obligation of auditor to make a report containing a detail of such unfavorable and qualified statement। आपको देनी है, किसको देनी है, of non compliance as to come in concern to the regional office of the Department of Non Banking Supervision of RBI, जिसके jurisdiction में वो एनबीएफसी वर्क कर रही है। साथ ही साथ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर शेल ऑल्सो पैरा सब पैरा में शेल बी रिपोर्ट ओनली ऑन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। जो पहले की ऊपर की तीन चीजें थी ना, डिपॉजिट के अलग केस में, सबके एनबीएफसी के अलग केस में 2 पॉइंट से, वो तो करनी है, उसके अलावा ये अलग से करना है। ठीक है, नोट्स पूरे बने हैं, आपको भरोसा मिल गया होगा। चलो, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड is primarily into the business of selling computer parts. However, the company is fulfilling the principal business criteria as a balance sheet date, that is financial asset as more than 50% of total assets and financial income is more than 50% of gross income। अरे ये तो दोनों क्राइटेरिया पास कर गई, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, तो क्राइटेरिया चेक करते हैं। ठीक है, पता है ना आपको, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो क्राइटेरिया चेक नहीं करेंगे, केवल अगर नॉन बैंकिंग कंपनी, नॉन वो उसका काम नहीं है बैंकिंग वाला, तो अब हम फाइनेंशियल 50-50 टेस्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन सच सिनेरियो। क्या सिनेरियो में ऑडिटर की रिक्वायरमेंट बनती है, क्या उसने अगर ये कर लिया तो क्या 50-50 टेस्ट के साथ नेट ओन फंड्स वाली रिक्वायरमेंट करती है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा है, प्रूडेंशियल नॉर्म का कंप्लायंस करता है नहीं करता है, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। देखो, तो इन द गिवन केस कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड इज फुलफिलिंग द फाइनेंशियल एसेट्स और 50-50 टेस्ट पास कर देते, कंपनी विल फुल बोथ क्राइटेरिया हेंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सच अ सिनेरियो द स्टेट ऑब्लिगेशन है सबमिट करना एक्सेप्शन रिपोर्ट टू द आरबीआई ऑन मैटर्स पे। वही चैप्टर 3 वाली बात है, वो सारी आ गई, क्वालिफिकेशन रिपोर्टिंग वाली बात पे। डन है, चलो जी। Mr. G has been appointed as the auditor of LMP, a NBFC company registered with RBI. Mr. G is concerned about whether the format of financial statements prepared by LMP is as per the notification of Ministry of Corporate Affairs dated October 2018. The notification prescribes the format in Division 3 under the Schedule 3 of the Companies Act 2013 applicable to NBFC comply with the NDS. मिस्टर जी वांट टू नो क्या ना जानना चाहता है, चलो बताते हैं हम इसे। डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट बिटवीन द डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, वो डिफरेंसेस जो हमने पढ़ लिया अभी, क्या कहते हैं फटाफट से बता दो। इंडेस बनता था नॉन करंट, और वो नहीं लिखना आपको, यहाँ पे आपको लिखना है कि एनबीएफसी की जो इंडेस बैलेंस शीट बनेगी ना, वो बनेगी ऑन द लिक्विडिटी बेसिस पे। एनबीएफसी के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोज होगा ऐसा ट्रेड रिसीवेबल जिसके अंदर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट इंपेयरमेंट। फिर इंडेस के अंदर जो नॉर्मल इंडेस अदर देन एनबीएफसी के अंदर 1%, अगर आपको कोई भी एक्सपेंस, कोई भी टोटल इनकम या कोई भी अदर इनकम या अदर एक्सपेंस, अगर आपका 1% ऑफ योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गेट 10 लाख विच एवर इज हायर सुपर, तो सेपरेटली डिस्क्लोज। यहाँ पे 1% देखा जाएगा, 10 लाख वाली लिमिट नहीं है, 1% देखा जाएगा ऑफ योर टोटल इनकम। अगर आपने किसी एलएलपी को लोन दे रखा है तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगर उस एलएलपी का पार्टनर और आपका डायरेक्टर सेम पर्सन है। डन है, ये कुछ बातें थी आपकी, तो यही इसके अंदर आंसर में दे रखा होगा। वही 8.3 को रेफर कर रखा, वही जो मैं आपको पढ़ा के ला चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ना आपका कारो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ना आपका कारो रिपोर्टिंग के ऊपर है, तो एक बार कारो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगा। सो ठीक है, टिल देन गुड बाय, एंड आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी, क्लासेस मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखो एनबीएफसी ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड तरीके से मैंने आपको पूरा एनबीएफसी कवर करा दिया, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी मैंने आपको लोगों को करा दिए, और नोट्स इनफ है यार, नोट्स आप पढ़ लो, बहुत है आपके लिए नोट्स। कुछ कुछ एडिशन जो एक एक लाइन का एडिशन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप प्लीज उसे नोट्स में कर लेना।
ठीक है। सो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कारो 2020 के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 3 क्लासेस, जैसे एनबीएफसी खत्म करा है, कारो 2020 में मैं आपके साथ पूरा फिनिश कर दूंगा विद इन द 3 क्लासेस ऑफ 1 आवर, मतलब 3 घंटे में कारो कंप्लीट हो जाएगा अपना। और आराम से कारो मार्क्स देके जाता है, और कारो पूछता ही पूछता है हर एग्जाम्स में। तो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कारो 2020 डिस्कस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।